नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए, अमेरिका की हालत बहुत खराब बताई जाती है और अब वहाँ ये कहा जा रहा है कि वहाँ महंगाई बहुत बढ़ गई है, वहाँ रोजगार नहीं नए बन रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद जो है बढ़ते कर्ज की वजह से भयानक मंदी आने वाली है। लेकिन ट्रंप जो है वो नया सपना दिखा रहे हैं और वो सपना ये है कि हम ईरान को जीतेंगे, ईरान की जीत के करीब हैं, उसके तेल और गैस के भंडार पे हमारा कब्जा होगा, हम उससे बेचेंगे, खूब मुनाफा कमाएंगे। ये वहां सपना दिखाया जा रहा है और ये भी सपना दिखाया जा रहा है कि जो ईरान के पीठ पीछे खड़ा होकर के चीन और रूस अमेरिका को चुनौती दे रहा है, अमेरिका के डॉलर को चुनौती दे रहा है, अमेरिका की ताकत को चुनौती दे रहा है। जब तक ईरान को हम हराएंगे नहीं, तब तक इस चुनौती से हम बचेंगे। तो इसलिए भी जरूरी है ये युद्ध और इसीलिए ट्रंप जो है वो दोहरा बजट मांग रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद से जो है कहा जा रहा है कि ट्रंप कह रहे हैं कि इस युद्ध के लिए, रक्षा बजट के लिए 1.5 ट्रिलियन बजट दिया जाए। अब तक जो अमेरिका का बजट रहा है, रक्षा बजट हो रहा है, उसका ठीक आधा, लगभग 800 बिलियन डॉलर के आसपास, अब जो है 1.5 ट्रिलियन मांगा जा रहा है और कहते हैं कि अमेरिका में लोग जो है इसी सपने के तहत, जिसे हमारे देश में सपना दिखाया जाता है वैसे अमेरिका में सपना दिखाया गया और इसी सपने के तहत ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बने। हालांकि अमेरिका के लिए युद्ध, दूसरे देशों पर कब्जा कर लेना आम बात है, वो चाहे इराक हो या और भी ढेर सारे देश हैं, तमाम देशों पर अमेरिका ने एक तरह से कब्जा किया। अभी वेनेजुएला पे जिस तरह से हुआ, वहां को लेकर के कोई विरोध नहीं हुआ और उसकी जो नीयत है, उसका जो चरित्र है, उसकी जो प्रकृति है अमेरिका की, उसमें दूसरे को लूट करके खाना एक अहम हिस्सा बन गया है। इसलिए ट्रंप जानते हैं कि अगर ये सपना दिखाएंगे ईरान पे कब्जा कर लेने का, अगर हम भय दिखाएंगे कि ईरान को अगर हम नहीं परास्त कर पाएंगे तो चीन और रूस जो है हम पर भारी पड़ जाएगा। उनको उम्मीद है कि अमेरिकी कांग्रेस इस भय के तहत या जन दबाव के तहत जो है ये बजट पास कर देंगे। हालांकि खबर ये आ रही है कि जो अमेरिका है उसके कुछ विमान, जेट जो है ईरान में मार गिराए गए, फिर उसको जो है ढूंढने के लिए जब गया हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया गया और बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में 2 अमेरिकी जेट्स गिराए गए हैं और 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पे भी हमला किया गया। तो इस तरह से वहां देखिए ईरान किसी भी कीमत पर कमजोर पड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा और जो 2 जेट गिराए जाने की बात की जा रही है उसमें से एक F-35 फाइटर जेट है, दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट है। हालांकि ये दूसरा A-10 एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है कुवैत के हवाई अड्डे पे पहुंच गया है और वहां से पायलट को निकाल लिया गया है। उसके अलावा जो है ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फाइटर जेट गिराए जाने की घटना से दोनों देशों के बीच बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम युद्ध में हैं और ट्रंप का हौसला जो है कहीं से भी कमजोर होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि दोनों तरफ से देखिए, ईरान ने भी जो है उत्तरी इजराइल में हमला किया, उसके अलावा कुवैत में हमला किया, कतर में हमला किया, ईरान भी हमला कर रहा है लगातार और इजराइल भी लगातार हमला कर रहा है। और देखिए ईरान में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। तेहरान के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में रात भर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई और उरमिया, खुर्रमाबाद, कराज, कौम शहरों में भी हवाई हमले की खबर है। तो अमेरिका जो है अपने पूरे जोर शोर पे है और
इराक के जो बसरा में ऑयल कॉम्प्लेक्स है वहाँ आग लग गई, और उसके बाद जो है ईरान ने भी दूसरी जगहों पे इजराइल में और जो अमेरिका के मित्र राष्ट्र है वहाँ पे हमला किया। और अब एक बार फिर से ईरानी संसद ने कहा है कि हॉर्मुज के बाद हम बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर देंगे। यानी ईरान भी जो है अपना फंदा जो है वो कसता जा रहा है, और अगर बाब अल मंदेब अगर बंद कर दिया जाता है तो दुनिया के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्या अमेरिका के सामने जो है ईरान पर बड़ा हमला करने को मजबूर हो जाएगा अमेरिका, ये सारी बातें हैं। लेकिन अमेरिका को भी ये बात समझ में आ रही है कि इस पूरी लड़ाई में अमेरिका जो है वो फंसता दिखाई पड़ रहा है। ट्रंप भले कह रहे हैं कि, लेकिन ट्रंप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर वेंस अगर हम हार जाते हैं तो उसके जिम्मेदार वेंस होंगे, और अगर हम जीतते हैं तो इसका श्रेय हम लेंगे। मजाक में ही सही, लेकिन ये मजाक भी जो है ट्रंप इशारा कर रहे हैं, और ट्रंप इशारा कर रहे हैं कि हर हाल में दोनों हाथ में लड्डू हम ही रखने वाले हैं। और उनको हालांकि ये भी अंदेशा है कि संभव है हमको जो है युद्ध रोकना पड़े, या हम जो है युद्ध से भागना पड़े। यूएन और दुनिया के दूसरे ढेर सारे देश, पोप, सब जिस तरह से शांति के लिए लगातार बात कर रहे हैं, और अब यूएन ने तो जो है इजराइल को भी दोषी ठहरा दिया उसके लिए। तो धीरे धीरे लग रहा है कि जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, और अमेरिका के लिए एक सुरक्षित रास्ता तलाशा जा रहा है, ताकि अमेरिका की इज्जत भी रह जाए और युद्ध समाप्त हो जाए। दूसरी तरफ ईरान जो है वो इस बात को जानता है कि अगर वो परास्त हो गया तो उसकी तमाम चीजों पर कब्जा कर लिया जाएगा, और उसका गौरव, जो राष्ट्र का गौरव है, उसकी जो विरासत है, उसके जो संसाधन है, उसकी जो आजादी है, उसकी जो संस्कृति है, तमाम चीजों पर अमेरिका कब्जा कर लेगा। और फिर जो खास करके इस्लामिक संस्कृति की बात की जाती है उसको भारी नुकसान पहुंचेगा। और मुझे लगता है इसी बात को लेकर के मिडिल ईस्ट के देश भी जो है अब थोड़े अलग रुख ले रहे हैं, और मिडिल ईस्ट के देशों को अब लग रहा है कि ये युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि वो अगर ईरान परास्त हो जाता है तो ये भी माना जाएगा दुनिया में कि दुनिया में इस्लामिक शक्तियां जो है वो कमजोर पड़ गई हैं। और जिस तरह से इजराइल लेबनान में जिस तरह से लगातार हमला कर रहा है, अपना सीमा विस्तार कर रहा है, या जिस तरह से फिलिस्तीन को हटाना चाह रहा है, फिलिस्तीन को एक तरह से कहिए खत्म करना चाह रहा है। कल भी हमने बताया था कि किस तरह से ये जो यूके का जो संसद है उसमें डॉक्टर वहाँ जो काम कर रहे हैं वो बता रहे थे कि जो मिसाइल से हमले के बाद जो लोग बच जाते हैं उन पर आईडीएफ के लोग जो आते हैं और गोली मार देते हैं। तो बड़ा क्रूएल तरीके से मारा जा रहा है, और पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के कब्जे में रहा है। अमेरिका वहीं से उसी के एयरबेस को माध्यम बना करके ईरान पे हमला कर रहा है, और ईरान बदले में वहां पे हमला कर रहा है। तो दोनों हाल में नुकसान जो है सीधा सीधा जो है वो इस्लामिक कंट्रीज को होता दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इस्लामिक कंट्रीज के जो देश है उनके भीतर भी अब ये बात चलने लगी है कि हमें अमेरिका के साथ नहीं खड़ा होना है। उधर यूरोपियन कंट्री जो है वो अमेरिका के साथ इस युद्ध में है नहीं, चूंकि वो भी अमेरिका से परेशान है, और उनको भी लग रहा है कि ट्रंप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं वो सम्मानजनक व्यवहार नहीं, और ट्रंप ने किसी के साथ सम्मान वाला व्यवहार नहीं किया। इवन अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हुए उनके साथ भी सम्मान का व्यवहार नहीं किया। जो भी उनके मित्र देश है सबको उसने जो है ट्रंप ने जो है अपने नीचे रखा और अपमानित किया, और क्या नहीं बोला। तो वो साफ साफ वो पता चल रहा है कि अमेरिका के साथ अब खुले तौर पे लोग नहीं है। लेकिन अमेरिका अभी भी चूंकि ताकतवर देश माना जाता है, इसलिए हर किसी को भय लगता है, और कोई भी देश खुल करके अमेरिका के खिलाफ युद्ध की बात नहीं कर रहा, शांति की बात कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि हम अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप के पास साथ जो है अब कोई और रास्ता नहीं है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिकी हमले में एक ईरानी अफसर की पत्नी की मौत पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में अमेरिका की बातचीत की बातों पर शक पैदा होता है, और पज़ेश्कियान ने कहा कि दुनिया खुद फैसला करे कि कौन बातचीत करता है और कौन आतंकवादी कार्रवाई करता है। पज़ेश्कियान ने कहा कि
जब मैं अमेरिकी जनता को संबोधित कर रहा था, उसी समय हमारे स्ट्रेटेजिक काउंसिल के प्रमुख को निशाना बनाया गया। तो कुल मिला के स्थिति जो है अब भी भयावह है, और ऊंट जो है किस करवट बैठेगा नहीं पता। और अब जो है अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए, दोनों देशों के लिए युद्ध जो है वो अस्तित्व का सवाल बन गया है। पहले कहा जाता रहा था कि ये इजराइल जो है, इजराइल और ईरान के बीच जो है ये सवाल है कि इजराइल अगर मजबूत होता है तो ईरान को दिक्कत है, और ईरान अगर मजबूत होता है तो इजराइल को दिक्कत है। क्योंकि चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हुती हो, चाहे हमास हो, इजराइल का मानना है कि ये ईरान ही है जो उसको पावर देता है, उसको हथियार देता है, उसको शक्ति देता है, उसका समर्थक है। अगर ईरान नहीं होता है तो फिर वो आसानी से ग्रेटर इजराइल बना सकता है। नेतन्याहू को ये पता है। दूसरी तरफ ईरान को भी यही मालूम है कि अगर इजराइल को कमजोर नहीं किया गया तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। और अब अमेरिका बीच में आकर के फंस गया है। अमेरिका सीधे सीधे ईरान के सामने है। हालांकि ईरान ने अब तक हमला नहीं किया है अमेरिका पर, अमेरिका देश के भीतर, और उससे ये लगातार बच रहा है। और अभी जो हमला है वो सीधा सीधा जो है अमेरिकी जो बेस है मिडिल ईस्ट के देशों में, वहीं पे हमला किया है। और वहाँ पे लगातार उसकी वजह से, हालांकि इस्लामिक कंट्रीज जो है, मिडिल ईस्ट के देश जो है, उनको भारी नुकसान हुआ है। तेल का, गैस का, उनका बिजनेस पूरा ठप है। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इसमें अमेरिका भी अभी भी जो है लाभ में है, और अमेरिका का कोई नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अमेरिका को अगर उस तरह से देखें तो मिडिल ईस्ट को खामखा का नुकसान है। मिडिल ईस्ट इसमें बीच में कहीं नहीं है, और वो अमेरिका के साथ होने की वजह से ये संकट झेल रहा है कि अमेरिका में वहाँ बेस है, अमेरिका का सैनिक बेस है, और ईरान जो है उसको कमजोर करने के लिए, क्योंकि ईरान पे हमले वहीं से हो रहा है, तो ईरान इसको कमजोर करने के लिए कतर, सऊदी अरब, बहरीन, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों में जो है हमला कर रहा है। अब लेकिन मिडिल ईस्ट के सामने जो सवाल है वो, एक हमारे यहाँ कहावत है, कोई उगले अंधा निगले को ही, यानी दोनों हाल में जो है उसके लिए मुसीबत है। तो और अमेरिका जो है को चूंकि सीधे सीधे कोई नुकसान होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, और प्रतिष्ठा दांव पर है कि अगर वो युद्ध से हट जाता है तो अमेरिका आर्थिक संकट के दौर से गुजरेगा, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और जिस तरीके से ट्रंप ने अब तक दुनिया के सामने अमेरिका को पेश किया है, तो अब नई चुनौती ये आ जाएगी कि जो डॉलर है उसका भाव कमजोर पड़ेगा। क्योंकि इस बार अगर ईरान जो है हॉर्मुज पे, ईरान ओमान के साथ मीटिंग करके हॉर्मुज पे जो है मैनेजमेंट संभालने की बात कर रहा है, और वो जाहिर है उसका संबंध जो है कि वहां से वो पैसे वसूलेंगे, टोल वसूलेंगे, और टोल वसूलेंगे तो बड़ी आमदनी का जरिया ईरान के साथ क्रिएट हो जाएगा। और इसमें चीन और खास करके रूस, दोनों को जो है सामरिक स्तर पर, या कहिए कि जो भू राजनीतिक रणनीति है, राजनीति है, उसके स्तर पर बढ़ोतरी मिलेगी चीन और रूस को, खास करके चीन को, और ये अमेरिका के लिए तनावदायक होगा। और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के देश उससे अलग हो जाएंगे, या नेटो के देश अलग हो जाएंगे, वो अलग खतरा है। तो ये खतरा अमेरिका के सामने है, और अमेरिका इसी वजह से अब अमेरिकी कांग्रेस क्या रक्षा बजट को जिस तरह से मांग रहे हैं ट्रंप, वो पास करता है या नहीं करता है, वो देखने वाली बात है। अब दूसरी तरफ जो है, अगर हम भारत आते हैं तो भारत में देखिए महंगाई का हाल, बेरोजगारी का हाल, वो सब लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत पर भी गहरा आर्थिक दबाव है, क्योंकि हमारा आयात निर्यात चौपट, और डॉलर लगातार कम होता जा रहा है हमारे भंडार में। रेमिटेंस जो है वो आने में दिक्कत हो रही है, और पूरी दुनिया के सामने नौकरियों का संकट खड़ा हो गया है। वो मिडिल ईस्ट में भी नौकरियों का संकट है। भारत के भीतर ही आप समझ लीजिए कि कितने लोग जो है दूसरे शहर को छोड़ करके अपने गांव लौट रहे हैं गैस के संकट की वजह से। और खाद की संकट आएगी, वो अलग आएगी। प्लास्टिक इंडस्ट्री के साथ, कपड़ा इंडस्ट्री के साथ, तमाम इंडस्ट्रियों के साथ जो है वो दिक्कत आने वाली है। क्योंकि तेल जो है केवल पेट्रोल और डीजल नहीं है, केवल गैस नहीं है, बल्कि तेल से कई सारी चीजें बनती है। खाद भी बनाने में काम आता है, उसके अलावा कपड़े बनाने में भी उसका इस्तेमाल होता है, सड़क बनाने में उसका इस्तेमाल होता है।
तो हर जगह जीवन के हर हिस्से में हवाई जहाज चलाने में उसका इस्तेमाल है, घर में जो है लालटेन जलाने में इस्तेमाल है, मोटरसाइकिल कार तो है ही, तो तमाम चीजों में तेल का इस्तेमाल है। और अगर आपके पास तेल नहीं है तो जाहिर है आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो खतरे में पड़ेगी, आपका पूरा बिजनेस, आपका कारोबार, आपकी जीवनचर्या सब जो है संकट में आ जाएगा। और भारत, आप जानते हैं कि भारत तेल उत्पादक देश नहीं है, भारत गैस उत्पादक देश नहीं है, और भारत में जो तेल आता है वो मिडिल ईस्ट से आता है, जो गैस आती है वो मिडिल ईस्ट से आती है, खाद भी हम बाहर से मंगाते हैं, वो चाहे कतर से मंगाते हैं चाहे वो चीन से मंगाते हैं। हम ज्यादातर जरूरत की चीजें हम जो है बाहर से मंगाते हैं, इवन तिलहन और दलहन भी हमको बाहर से आयात करना पड़ता है। तो हर जगह तरफ संकट है, महंगाई इस तरह से बढ़ रही है कि आम आदमी को समझ में नहीं आता है। जब वो खरीदने जाता है तो पता चलता है कि पिछले महीने जो खरीद कर लेकर गया था कोई सामान 60 रुपए में, अब वो 80 रुपए में मिल रहा है। लेकिन विवश विवश इसलिए है कि गटर मीडिया जो है वो लगातार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है युद्ध को रुकवा रहे हैं, और अमेरिका और के साथ होने की वजह से, इजराइल के साथ होने की वजह से हमारे लिए फायदा होने जा रहा है। ये तमाम चीजें नैरेटिव गढ़ी जा रही है।